नमस्कार, न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हो चुके हैं कुछ प्रमुख राजनीतिक खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हम प्रमुख खबरों की बात करें तो खबर तो एक दिन पहले का है, यानी सोमवार का है, लेकिन चर्चा अभी भी गर्म है उस खबर को लेकर। खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जमकर तारीफ की। तो क्यों किया उन्होंने, तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों किया है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। सर से हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो उनकी तारीफ की है उसके पीछे क्या रणनीति है। देखो नितिन गडकरी जो हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो डिलीवरर हैं, परफॉर्म करते हैं, बड़ा हंसमुख मिजाज के हैं। उनसे जो है अपेक्षा रहती है कि जो भी काम कहा जाए वो कर दें, और करते भी हैं। किसी पार्टी से संबंधित तो ये नहीं है कि मतलब जो कहीं डबल इंजन की सरकार है, मैंने वहाँ भी है यहाँ भी, तो उसी के लिए वो करेंगे, करते हैं। तेजस्वी यादव ने बहुत तारीफ की। परसों मैं सुन रहा था, रोहतास जिला में एक जगह गए थे लोग, वो पंडूरी एक जगह है, पड़ेगा रोहतास में ही, लेकिन वहाँ एक पुल का उद्घाटन था। वो पुल जो बन जाने से झारखंड में या फिर वो जो है छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए छेदी पासवान जो सासाराम के एमपी हैं, वो भी बहुत दिन से बेचारे प्रयास कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे। लेकिन तेजस्वी यादव वहाँ जितने भी वक्ता थे, महफिल को लूट लिया उसने, तेजस्वी यादव ने। क्योंकि मैंने वहाँ जो अधिकारी कुछ थे उनसे भी बात किया मैंने, और लोगों से, चूँकि मैं तो बक्सर में था परसों और कल, कहा कि भाई महफिल उसी ने लूट लिया। और काफ़ी देर तक मैंने तेजस्वी यादव नितिन गडकरी आपस में, चूँकि मंच पर अगल बगल बैठे थे, तो बड़ा देर से बतिया भी रहे थे लोग, देखा गया बड़ा अच्छी तरीके से। और जो इसने कहा कि भाई देखो, चूँकि उन्होंने क्या कहा इसका मतलब नहीं, उन्होंने कहा कि गडकरी साहब परफॉर्म करते हैं, गडकरी साहब ऐसे मंत्री हैं जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं। बिहार में बहुत सारी योजनाएं हैं जो अटकी हुई हैं, सब ओकरा के पूरा कर दिहनी, और कहे भी कि हम मैं पूरा करें। एकमात्र केंद्रीय मंत्री हैं जो राजनीति से अलग होकर भी काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सही कहा उन्होंने। तो थोड़ा सा तुमको ले चलते हैं। अब उसमें क्या, ललन सिंह ने कहा था बहुत पहले नहीं, कि हम लोगों को केवल 50 सीट हराना है भाजपा को, और 50 सीट जब भाजपा हार जाएगी, 272 से जब नीचे आ जाएगी, तो कोई दल नहीं है जो उनका समर्थन करे। मोदी को हटाने के लिए 50 सीट लोकसभा में हराना है बीजेपी को। और ये एक चर्चा रहती है कि मोदी को लेकर के उनके दल में भी, खासतौर से जो सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, वो असहज फील करते हैं। कई तरह के उन पर आरोप लगाते हैं कि हम लोग की बात नहीं सुनते। अब उसमें सच्चाई क्या है पता नहीं। उसमें से एक ये गडकरी जो हैं, प्रयास करते रहते हैं कि हम जो है उस गद्दी तक जाए, मैं नेचुरल उसका हकदार हूँ। मोदी तो बात के ना है जी, वो तो चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ से फिर कैसे कैसे करके, और बहुत ही तेज़ रफ्तार से चले कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर के उस समय उम्मीदवार थे, चाहे वो आडवाणी जी हों, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह हो, सुषमा स्वराज हो, जो भी थे, इंक्लूडिंग गडकरी जी हों, नितिन गडकरी, सबको तोप करके वो एकदम निकल गए ऊपर। ये कसक और टीस रहती है। तो तेजस्वी चूँकि एक अपरिपक्व राजनीतिक हो गए हैं, तो उन्होंने एक मतलब, मैं जो अपना कि भाई आप कुछ वैसा कीजिए बीपीसी तरह, हम भाई अपना से कहता नहीं, मैंने ऐसा नहीं कि मैं अपने से विश्लेषण की, जैसे बीपीसी ने किया था ना जी,
क्या किया था बीपीसी ने? कांग्रेस से बगावत कर दिया था। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि गडकरी साहब करेंगे, लेकिन एक टीस उनके मन में है। लेकिन गडकरी को अक्सर कई ऐसे मौके हैं जिस पर देखा गया है कि वो बीजेपी के खिलाफ बयान देते रहते हैं। लीक से हट करके मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने दिया है। हाल फिलहाल भी कई जगह उन्होंने कहा कि नेताओं पर बोल देते हैं, मंत्रियों पर बोल देते हैं, है ना। तो लीक से हट करके वो ऐसे नेता हैं। तो अब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि वाकई में भाजपा 50 सीट कम हो जाती है, या जो मैजिक फिगर है 272 नहीं आती है, उससे कम हो जाती है, 50 पर लटक जाती है। तो क्या उस स्थिति में गडकरी को आगे करके जो भाजपा सरकार बना सकती है, तो उस स्थिति में क्या तेजस्वी और नीतीश कुमार ये सोचेंगे? ये एक सवाल है ना भाई। सरकार तो बननी है, और विपक्ष मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि सरकार कहीं से बने नहीं, नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनने में फेल हो जाए, तो सरकार तो बनेगी, और सांसद ज़्यादा रहेंगे भाजपा के या एनडीए के, तो उनके बीच से लीडरशिप हो सकता है कि ये हो कि भाई नहीं, हम लोग मोदी पर नहीं मानेंगे, गडकरी जी हो तो ठीक है। मुझे जो लगता है, मैं जो समझता हूँ, तो गडकरी हर पार्टी, हर नेता के लिए एक्सेप्टेबल है। ऐसे कम नेता होते हैं, ये समझ लो, बहुत कम नेता ऐसे होते हैं सबको। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी में भी ये था। मुझे याद है एक बार हम लालू प्रसाद यादव जी के साथ मैं आ रहा था, उस समय मुख्यमंत्री थे लालू जी, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर अकस्मात वाजपेयी जी से मुलाकात हुई। एट दैट टाइम ही वॉज लीडर ऑफ अपोजिशन, परहैप्स ही वॉज लीडर ऑफ अपोजिशन, या कुछ मैंने बड़ा नेता तो थे ही, फिगर थे। तो लालू जी ने उनको प्रणाम किया, है ना, तो हंसते हुए, वाजपेयी जी भी हमेशा हंसते रहते थे, लालू प्रसाद तो, सर ईश्वर बानू, आप जैसा नेता बड़ा होना मुश्किल है, लेकिन यार पटिए खराब बा। तो वाजपेयी जी टाका मार करके खूब हंसे, और कुछ बोला था उन्होंने कि क्या करें, कुछ अब तो इसी पार्टी में ना, खराब हो चाहे बढ़िया हो, कहाँ जा रहे हैं तो बताए, कहीं जा रहे थे वो पटना हम लोग आ रहे थे, है ना। तो कुछ ऐसे फिगर होते हैं राजनीति में जो सबको प्रिय होते हैं, सबको स्वीकार्य होते हैं। लेकिन सर, आप नितिन गडकरी की बात करें, नितिन गडकरी कई मौके पर बीजेपी के अगेंस्ट में, मतलब बीजेपी की जो पार्टी लाइन है, बीजेपी की जो लाइन है उससे अलग हटकर वो बयान देते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी कभी भी इस तरह के नेता को बर्दाश्त नहीं करती है। आखिर नितिन गडकरी का क्या कद है, क्या पावर है उनका कि उन्हें बर्दाश्त किया जा रहा है, और वो केंद्र में मंत्री भी हैं। उनका संघ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है, संघ से निकले हुए हैं ना। और जो भी देखिए, ऐसा नहीं है, उनके साथ लोग हैं, जनता है। हालांकि उनको तो कई कमेटियों से, जो सेंट्रल कमेटी है भाजपा की संगठन के, निकाल दिया गया, जिसके वो हकदार थे, यानी कि कहीं ना कहीं से उनके कद को, हाँ, माने काटने का प्रयास होता है। लेकिन फिर भी चूँकि वो, तो एक दबाव रहता है जो भी अभी वर्तमान में सरकार का हेड हो, कि नहीं, इनके खिलाफ हम कुछ कर नहीं, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि नागपुर उनके साथ रहता है हमेशा, और नागपुर ही सब कुछ है। इसीलिए जो मंत्रालय चाहते हैं वही मिलता है, और जो मंत्रालय उनके पास है वो काम करने वाला मंत्रालय है, वहाँ काम की गुंजाइश है, बात बनाने की गुंजाइश नहीं है, वो करते भी हैं। मुझे यही लगता है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से नितिन गडकरी की तारीफ की, उसकी चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही सोमवार को दो घटना घटी। एक तेजस्वी यादव ने एक घटना तो है कि तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ जो वो पटना आए, नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा, नीतीश कुमार भी साथ में थे, उन्होंने नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की। इतना जम के तारीफ किलन नीतीश कुमार के कि नीतीश कुमार के समझ कि शरीर भर में गुदगुदिया गिल हुई। होइसन तो मैं तो था नहीं, परसों तो मैं था नहीं, मैं तो बक्सर में बताया तुमको था, लेकिन मैं फुटेज देखा और बड़ा माइन्यूटली उसको, वाह, मैं फिर कह रहा हूँ, वो सुन करके भाषण नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे
प्रसन्नता है, फ़क्र है, गर्व है कि मैं ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहा हूं जो देश में सबसे लंबा जिनकी अवधि है और काम करने में विश्वास करते हैं। हमें ये माना जाता है भाई कि यानी कि बीजेपी पर वहाँ भी कुछ लोगों ने कहा कि गडकरी में, लेकिन मैंने भाषण पूरा सुना। वहाँ उन्होंने देखो, ही मिनिस्टर ना, मिनिस्टर जब आप हैं तो आप सारे दल के जब लोग हैं तो वहाँ आप पार्टी बन कर के, वहाँ एक चीज़ उन्होंने कहा गडकरी के सामने कि, या संजय जायसवाल को लेकर के, कि भाई आपने तो कहा है कि बिहार के लिए जो भी ज़रूरत होगी हम पूरा करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि भाई कहीं बहुत दिनों से पेंडिंग मांग है, राज्य सरकार की भी पेंडिंग मांग रही है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। और व्हेन ही वाज टेलिंग दिस, जब बोल रहे थे तो हंस भी रहे थे तेजस्वी यादव। यहाँ जो है जो नियुक्ति पत्र बांटा गया परसों ही, तो यहाँ भी जब ये बोल रहे थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से, आप देख रही होगी, तुम भी देखी होगी, तो ये अच्छी बात है। और उन्होंने ये कहा कि हमारे सरकार को, जो गठबंधन की सरकार हो, उसमें कहीं से कोई जो है गड़बड़ी नहीं है और हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और वो दूसरी बात कर रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र बांटना अपराध है क्या? और ये हमारा कमिटमेंट है कि हम रोजगार देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, नीतीश कुमार सरकार की कमिटमेंट है। तो यहाँ भी वो जबरदस्त, मैं एगो शब्द तारे कह देने की इतना तारीफ कैलन कि नीतीश कुमार के निश्चित पूरा समय में लोग जो कह रहे कि नीतीश कुमार बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, बीच बीच में मुस्कुरा भी रहे थे। सर, अब हम कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हम बात करें तो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है, कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से केदार प्रसाद गुप्ता हैं और जेडीयू की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के कैंडिडेट मनोज कुशवाहा हैं। इसी बीच मुकेश हुसैनी ने भी ऐलान किया है अपनी कैंडिडेट की, उन्होंने बात की है और कैंडिडेट का नाम भी सामने आ चुका है, नीलाव कुमार, जो साधु शरण शाही के पोता है और साधु शरण शाही 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण होगा इन दोनों महागठबंधन और बीजेपी के लिए वहाँ पे चुनाव लड़ना, और अगर मुकेश हुसैनी अपना कैंडिडेट वहाँ से उतार देते हैं तो किसका ज़्यादा नुकसान होगा? देखो, पहले तो ये बता दें प्रीति कि हम लोग जाएंगे ग्राउंड पर तो पता चलेगा। जैसे अभी उपचुनाव हुआ तो हम न्यूज हाट ने बता ही दिए थे हम कि क्या होने वाला है वहाँ, लगभग यहाँ भी वहाँ भी ग्राउंड पर जान पे। लेकिन तब है कि एक तुमने छोड़ दिया, जैसे मुकेश सहनी भूमिहार को दे रहे हैं, साधु शरण शाही 4 बार रहे हैं और लास्ट में वो रहे हैं 90 में निर्दलीय लड़े, फिर भी जलिए हैं। वहाँ भूमिहारों की तादाद अच्छी खासी है, तब न भूमिहार 4 बार एमएलए रहे। और ऐसा नहीं कि भूमिहार वोट से ही वो रहे, निश्चित तौर से 4 बार एमएलए रहना मामूली बात नहीं है। और जो वहाँ सहनी भी 20,000 के आसपास हैं, और जिनका नाम तू ले रहे उनका जो पोता है, तो निश्चित तौर से सहनी वोट तो देंगे ही, क्योंकि मुकेश सहनी आज के तिथि में सहनी समाज का, मल्लाह समाज का, ही हैज़ इमर्ज एज लीडर ऑफ मल्लाह समाज। इसमें कोई दूरा नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, वो समझ लीजिए। अब तुमने एक छोड़ दिया, AIMIM भी कैंडिडेट देने जा रही है, तब रोचक होगा। अब ये मान रहे हैं कि ये जो मुकेश सहनी के जो कैंडिडेट हैं ये भाजपा का वोट काटेंगे। भूमिहार परंपरागत वोट माना जाता है कि भाजपा का है, तो ये भाजपा का वोट काटेंगे। भूमिहारों के जो बड़े नेता कहलाते हैं आशुतोष कुमार, वो भी इनके पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। वही ना मैं कहा। तो लेकिन अब AIMIM किसका वोट काटेगा? उसने तो लगभग 12,500 वोट गोपालगंज में काट करके राजद को हरा दिया। लेकिन गोपालगंज जैसे स्थिति नहीं है सर कुढ़नी में AIMIM का। अब वहाँ जा कर के हम लोग देखेंगे ना, अभी कैसे कह दें, अभी तो हम ये कह नहीं सकते हैं।
वो तो अख्तारुल ईमान जो है वो कहते हैं कि से नीतीश कुमार क्या लड़ेंगे भाजपा से, कहते हैं भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। वो तो अभी 2 महीना पहले भाजपा छोड़े हैं, तो क्या लड़ेंगे? अभी तो ठीक से गंगा में स्नान भी नहीं कर पाए हैं। छोड़ने के बाद वो लोग गंगा में स्नान भी नहीं कर, गंगा में स्नान करके मैंने फ्रेश नहीं हुए हैं। गंगा में स्नान केला के बाद ना हो जाला कि भाई बहुत सारा गलती कैले बनते, एक डुबुकिया है मरला पूरे दिन मुड़ी निकाल लेला तो सारा पाप धुल जाता है। तो उनका कहने का मुझे मतलब यही है कि आप बीजेपी में रह करके पाप किए हैं, तो गंगा में डुबकी मार के अभी फ्रेश भी नहीं हुए हैं, तो आप क्या लड़िएगा? राजद जिस तरह से कहती है लड़ने, तो राजद के बारे में भी बोले कि राजद क्या कर लड़ेगी। वो तो 90 में जब लालू प्रसाद यादव सरकार बनाए थे तो बीजेपी भी साथ थी, असली हम लड़ेंगे। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, तो ये लोग भी तो अब कहेंगे कि सहनी भी जनता महागठबंधन की बी टीम है। क्या होगा देखिए, अब जाने के भूमिहार क्या करते हैं, क्योंकि केवल भूमिहार ही का वो वहाँ। अब जैसे केदार प्रसाद का तुमने कहा, गुप्ता का नाम लिया, हमने तो लगता है कि परसों जो अपना सवेरे वाला मैंने किया था उसमें बता भी दिया था कि केदार प्रसाद गुप्ता ही होंगे, क्योंकि एक बार 15 से लेकर के 20 तक तो थे भी एमएलए। मनोज कुशवाहा को उन्होंने ही हराया था, और इस बार चूँकि वो बहुत मार्जिनल वोट से हारे हैं, बहुत वोट से, अनिल सहनी से, तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ की लड़ाई रोचक है। अगर भूमिहार फिर वहाँ समझिए कि से यादव भी हैं, मुसलमान भी है और कोयरी भी हैं, इस शेड्यूल कास्ट के भी पासवान भी हैं। अब मान लो कि बीजेपी के साथ तो पासवान जी रहेंगे ही, पासवान मैंने ये दोनों गुट रहेगा, तो वहाँ लड़ाई रोचक है। मुझे लगता है कि जब जा करके 1-2 दिन रह करके घूमेगा आदमी तब पता चलेगा कि मूड क्या है, लेकिन अभी लग रहा है कि लड़ाई रोचक है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। वही आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सहनी, जिनकी सदस्यता रद्द हुई है और उनकी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है कुर्नी में, उन्होंने नीतीश कुमार से नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि उन्होंने उनका टिकट काटा है। तो कहा टिकट कटल बा तो कहबे न करी हन। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बगावत भी कर दे, तो इनका के कहले रहे कि समझे कि जाके आप फर्जी टिकट, फर्जी बना करके हवाई जहाज़ के टिकट, रेलवे के टिकट से समझे कि इसे टन टनाटन करा। आखिर इनकी सदस्यता क्यों गई? वो नीतीश कुमार मैंने ख़त्म करीलन कि लालू यादव ख़त्म करीलन? जैसन करनी वैसन भरनी। भाई साबित न हो गया कि आपने जो है डिसाइड किया है, तो तू काहे के कैला? अब यादव के हाथ में ये मामला होता तो बात कुछ और होती, वो मुझे टिकट देते, यानी उनका कहना है उनके परिवार से। तो क्या आपको लगता है कि लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव जो है रिस्क ले सकते थे, जिनके ऊपर इस तरह का आरोप लगा है, जो दोषी भी पाए गए हैं, सदस्यता रद्द हो गई है, उन्हीं के परिवार से किसी को कैंडिडेट बनाना? सवाल नहीं है। वो एक तरह से लालू यादव ही टिकट दिए हैं। लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने रिक्वेस्ट किया, लालू प्रसाद यादव ने रिक्वेस्ट मान लिया। गठबंधन का मतलब यही ना होता है जी कि लड़ा लड़ी होता है। देखो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जब मिलते हैं ना, देखो 15 चुनाव में पता चलल कोई देखिए ना, टिकट जब बंटवारा होखे लगी ना तो इतना मारा मारी हुई, पत्ते नहीं चला। 101 तू लड़ब, 101 हम लड़ब, हाई समझ कि बाकी 1-2 छोड़े थे वो तारिक अनवर के पार्टी के लिए, तो वो नहीं लड़े, तो वो भी लोग बांट लिए। अब कांग्रेस के हो गए, पता भी चला। तो जो नीतीश और लालू कहते हैं ये वो अब ये अपना हो सकता है कि भागने का मूड बना रहे हों। उनकी तो पॉलिटिकल लगभग डेथ ही है एक तरह से। तो जब पॉलिटिकल डेथ होता है तो आदमी मेहरानू के आगे लाई, बेटा के आगे लाई,
दामाद के आगे लाई तो अब ई केकरा के मुझे जो जानकारी मिली कि पत्नी के लिए हाथ गोड़ पटक रहे थे, तो हाथ गोड़ पटकला से हो जाई। और वहाँ से जो है मनोज कुशवाहा जो है वो मजबूत रहे हैं। 15 में वो उनको ये क्या कहते हैं, इस बार उनको जो टिकट नहीं मिला, बेचारे काम करता रहता है ना वो, तो सही है। मुझे नहीं लगता कि उनके बात में कोई दम है। सर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सोशल मीडिया पर ये चर्चा चल रही है कि वो जेडीयू को छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये भाई चर्चा, अब इस पे हम तो बोल चुके हैं और उन्होंने खंडन भी कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। किस तरह की चर्चा हुई है मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन अब तब बाकी जब तक से आदमी चल ना जा तब तक से पता चला। तुम ही बताओ, अच्छा तुम ही से पूछते हैं। सर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, एक तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ ही कह सकते हैं। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया, तो इस वजह से भी कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं, तो सवाल तो एक साथ रहते हुए संजय जायसवाल ने भी उठाया था, कई लोगों ने उठाया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कभी भी नीतीश के खिलाफ नहीं सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है कि जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा तो वो सही कहा, और अपने नेता को सही बात बताना यही असली मतलब कार्यकर्ता का काम है। और उसके अंदर मातहत जो नेता है, झूठ बोल करके खुश करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हालांकि उसको एक छोटा सा काट करके वो बहुत कुछ उन्होंने कहा था, लेकिन जो हमने के जब से काम चली, टीआरपी बटोरल जाई, ये वो हम लोगों ने ले लिया। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन ये भी कहा कि शराबबंदी ऑन द ग्राउंड फेल है। सही में फेल है तो सही बात है। अब तो गिरिराज सिंह जैसे नेता भी मांग करने लगे कि जल्दी से इसको शुरू कीजिए। तो उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू को छोड़ देते हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है जेडीयू को? बहुत नुकसान हो सकता है जेडीयू का। इस चुनाव में भी तो देखिए, जिस समाज से आते हैं वो उनके समाज के लोगों ने भाजपा को भी वोट दिया है। इन लोगों के साथ रहने कुछ का कहत रहा कि नहीं खस दिले। गोपालगंज में कोयरी ने दिया है, कुर्मी ने भी दिया है भाजपा कैंडिडेट को। हालांकि ये मैं कहा कि उनका अपना सुभाष सिंह का था, लेकिन हमको अब सूचना मिली है कि मोकामा में भी जो भी है थोड़ा बहुत कुरियों का झुकाव हो रहा है भाजपा की तरफ, ये चर्चा है। लेकिन ये नेता तो हैं ही ना उपेंद्र कुशवाहा। अगर लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अगर जाएंगे भी, देखो मैं कह रहा कि ये कोई नहीं गारंटी दे सकता है कि कब कौन पार्टी छोड़ के केकरा साथ गठबंधन कर दी, कब कौन नेता भाग जी हन, ये समझे कि नेते जाने ना नहीं तो। सर, ये कुछ दिन पहले तक की बात थी कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक जनाधार था, लेकिन क्या अब वही स्थिति है? अभी भी उनके साथ जनाधार है। उपेंद्र कुशवाहा के पास जो जनाधार था उसमें कमी नहीं हुई है। हमको लगता है कि 2014 में जब लोकसभा ये लड़े थे, उस समय लगभग 14 लाख वोट आया था उनको। हाँ, आप समझ लीजिए। हमको जहाँ तक याद है, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, ये 2022 है। 2022 से तो क्या है, माना अधो तो हुई। अभी विधानसभा चुनाव भी लड़े थे वो, ये लोग अलग, पप्पू यादव MIM एक थर्ड फ्रंट बना लिए थे। देख लो उनका वोट कितना मिला है, लगता है उसमें भी 7-8 लाख मिला है वोट उनको। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का वोट कहाँ शिफ्ट हो रहा है? भाई नीतीश कुमार ने इसीलिए न मिलाया, मैंने इनका अलग होने से कोयरी जो लवकुश है उसमें डिवीजन हुआ, तो अब लवकुश को बांध करके रखा जाए। देखो लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव में अलग होता है। लोकसभा के चुनाव में आदमी दिल्ली के लिए चुनता है, वही आदमी देखोगे कि लोकसभा में मोदी को देगा, नीतीश कुमार यहाँ पर किसी लालू या नीतीश को दे देगा, डिफरेंस हो जाता है। लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा को लाने का मतलब ये होगा कि 2025 का भी तैयारी चल मैंने अब ये से हो रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पहले हमने तुमसे, अगर मान लो कि उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत लोग कर रहे होंगे, हालांकि कुछ खंडन कर रहे हैं, तो आधार क्या होगा? आज के तिथि में एमंग द कुशवाहा समाज नेता सम्राट चौधरी हैं और भी कई लोग हैं कि मजबूत नेता जिकरा बाद सबसे ज़्यादा वो समाज के वोट बा उपेंद्र कुशवाहा है।
जान लीजिए। तो एक समय था अपने में 15 चुनाव के पहले अमित शाह ने इनको एक प्रपोजल दिया था कि आप अपने पार्टी को मर्ज कर दीजिए, हम आपको सीएम बनाने के लिए कंसीडर करेंगे। लेकिन सर आप कह रहे हैं कुशवाहा समाज का वोट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के पास ही है, तो आप माले की बात कर लीजिए जिसमें 3 विधायक कुशवाहा ही हैं। उससे क्या हो जाएगा? माले अगर अकेले लड़ता है तो कितना जीतता है? माले का फोर्स जो है, क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से 3 कुशवाहा माले में है? उपेंद्र कुशवाहा के चलते माले में नहीं, महागठबंधन के चलते। उसमें राजद का वोट है भाई। अगर राजद कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं सर, तो कुशवाहा समाज से 3 विधायक हैं, और जिस तरह से जातीय समीकरण बिहार में जाति को अलग करके राजनीति तो हो ही नहीं सकती है, तो आपको नहीं लगता है कि कुशवाहा समाज का वोट जो है कुशवाहा नेता को मिला होगा? नहीं, मुझे लगता है कि देखो, कुशवाहा समाज, अगर तुम माले की केवल बात करो तो माले अपने बल पर 1 या 2 सीट ही जीती रही है। अब वो अपने बल पर हम नहीं जीत सकते हैं। 7 सीट जीती हुई वो जीती थी तब जीती थी, आज की मैं बात कर रहा हूँ। जब जीती थी मैं जानता हूँ, आज के तिथि में वो महागठबंधन से अलग हो जाए, समझ रहे ना। इस बार ही कि कैसे कैसे तुमको सुदामा प्रसाद, कुशवाहा की बात हम कर रहे हैं सर, कुशवाहा वोट की बात आप बताइए। नहीं तो कुशवाहा में तो उपेंद्र कुशवाहा नेता हैं, आज भी बता रहा हूँ। हाँ, और माले का वो कैडर का वोट होता है, वो जात की राजनीति नहीं करते हैं। माले वाले लोग, माले के लोग दूसरे तरह की राजनीति करते हैं, ये समझ लीजिए। और जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा, हो सकता है कि इस पर बातचीत हो रही हो और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएं, तो एक वो समझिए किसी कोई सब चले जाएंगे उसी की तरफ, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ, सब उपेंद्र कुशवाहा की चलते हैं। और कोयरी जो है, कुशवाहा जो है, वो कुर्मी से ज़्यादा हैं। लव कुश जो है ना, लव और कुश, उसमें वो ज़्यादा हैं। मुझे जो लगता है, हो सकता है कि देखो, कई मैं कहा ना कि सम्राट चौधरी पर भी वो सोच रहे हैं सीएम फेस बनाने के लिए 25 के लिए। फिर चिराग पासवान की भी बात चली कि वो आ जाए, लेकिन चिराग पासवान ने तो कह दिया मुझे ही इंटरव्यू में कि सवाल ही नहीं कि पार्टी को मर्ज करेगा। उपेंद्र कुशवाहा पर भी हो सकता है, क्योंकि देखिए वो पार्टियां जो भाजपा जो है वो सर्वे करा रही होगी ना कि कौन हमारा कैंडिडेट ऐसा है, मैंने कौन फेस हो सकता है हमारे लिए, जो नीतीश कुमार को चुनौती दे। नीतीश कुमार, सॉरी, तेजस्वी प्रसाद यादव को 25 के तो वही फेस होंगे ना। नीतीश कुमार तो लगभग अब लास्ट पारी अपना खेल रहे हैं, जो मुझे लगता है 24 का होगा। तो अगला लड़ाई इन लोगों को लड़ना है उससे तेजस्वी यादव से, तो उस तरह का तो हो सकता है कि जो सर्वे करा रहे हों उसमें ये उपेंद्र कुशवाहा को हो, या उपेंद्र कुशवाहा को लगता होगा कि हम यहाँ रहेंगे तो केंद्र में भी मंत्री बनने की बात हो। तो अभी जो घूमने फिरने बातचीत करने से यही लगता है कि मोदी से बहुत ज़्यादा नाराजगी नहीं है। हम फिर से उपेंद्र कुशवाहा की खबर पर लौटते हैं। जिस तरह से चर्चा हो रही है, अगर वो शिफ्ट करते हैं किसी दूसरे दल में तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सर, बक्सर में आप 2 दिनों तक रहे, क्या क्या देखा आपने वहाँ पे? वहाँ पर सनातन धर्म समागम था। अश्विनी चौबे जो मंत्री हैं और वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने आयोजन किया था। वो देश भर के कई बड़े संत जो हैं वो सब लोग आए थे। और इसके बाद तुमको इसमें पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी थे, जीयर स्वामी थे, अनंताचार्य जी थे, और 2 दर्जन से ज़्यादा पीठाधीश लोग थे। और एक मतलब असल बक्सर जो है उनको है जो किया उन्होंने अश्विनी चौबे जी ने, तो उनका कहना है कि हमने इसलिए किया कि ये भारत के मानचित्र पर आ जाए। यहाँ अभी भी पर्यटन के लिए जितना होना चाहिए नहीं हुआ। और राम की 1000 की राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो है एक बहुत बड़ी प्रतिमा वहाँ लगाने की इनकी है। और चूँकि बक्सर जो है वो तपोस्थली रही है महर्षि विश्वामित्र की, राम और लक्ष्मण वहाँ आकर के शस्त्र विद्या वगैरह उनसे सीखे थे, ताड़का और सुबाहु का वध भी किया था ये। लेकिन देखो, हम इस सब से बहुत ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ ऐसा, जब कुछ यज्ञ हो या धार्मिक जब कोई उत्सव होता है तो सबसे बड़ी बात यह थी कि आदमी दूर दूर से आकर के मिलने का जो होता है ना, वो रोज़ 1 लाख आदमी खाना खा रहा था, इतनी व्यवस्था थी।
हाँ हाँ, 1 लाख आदमी के भोजन बनत रहे रोज। आलू, ये दाल भात सब्जी पूड़ी बुनिया, बात समझिए। दिन भर प्रवचन होता था, रात में समझिए कि से भजन कीर्तन होता था। माने वातावरण जो है एकदम जो है अध्यात्ममय, धर्ममय, राममय, कृष्णमय, जमनमय कहा। अब बड़ा आदमी गदगद था। ये एक तरह से समझिए कि से वो भी अब कहने वाले तो ये भी भाई अश्वनी चौबे के पॉपुलरिटी घटत रहता। मान लो कि होता ही रहता है नेताओं का, कब पॉपुलरिटी बढ़ जाए कब घट जाए। आज सत्ता में रहबू काल विपक्ष में, काल विपक्ष में आज सत्ता में। लेकिन वहाँ जो मैंने बात किया कई लोगों से, उन लोगों ने बड़ी तारीफ की। महिला पुरुष, जियो बबुआ, जियो जियो अश्वनी बाबा, हाँ रे हाँ, जियो अश्वनी बाबा। अश्विनी कुमार चौबे की हम बात करें तो वो जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत के मानचित्र पर वो बक्सर को दिखाना चाहते हैं, तो अब मानचित्र पर बक्सर दिखता है या 2024 की तैयारी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और क्या खबर है? देखो, और खबर ये है कि बुआई का समय आ गया गेहूं का। अब खाद मिलता 350 रुपये बोरा, 350 रुपये बोरा, 266 वाला खाद मिलता। तो मान ली कि सरकार ये लोग के बात नियुक्ति पत्र बांटिए, भाषण भी दीजिए, लेकिन सबसे पहले किसान अन्नदाता है ना। हमको कई जगह किसान, ये तो हमारा अभी तो उस पर पिछले दिनों मैंने किया था कि कौन खाद किस रेट में किस एरिया में मिल रहा है। अभी भोजपुर और रोहतास के कुछ किसानों ने हमको फ़ोन किया था कि 350 में मिल रहा है यूरिया खाद। तो बताइए, तो इधर भी मेरा कहना है कि उधर भी। और वैसे भी अभी किसानों के लिए सबसे दुख की बात उन लोगों के लिए है कि उखड़ा रोग धान में लग गई बा। उस धान का वजन कम हो जाता है, खखरी हो जाला ढेर धान, तो उखड़ा रोग लग गया है। तो एक तो वही यहाँ खाद हो गई 350। तो इस पर भी जो भी सरकार में है, अभी तो नीतीश कुमार कहता हूँ कि सब दिखाता हूँ तेजस्वी यादव ही, एक तरह से बोल दिया ना कि मुख्यमंत्री भाई सब यही देख रहे हैं, तो उनको भी देखना चाहिए। तो चलिए आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। बाकी दिन भर खबरें जारी हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट।